मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का प्रथम प्रकाशन सन 1888 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल पत्रिका के विशेषांक के रूप में हुआ। सन 1889 में सोसाइटी द्वारा इस रचना को स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में प्रकाशित किया गया। इस ग्रंथ की भाषा अंग्रेजी है और इसमें केवल हिंदी के कवियों को शामिल किया गया है। इस ग्रंथ की भूमिका में जॉर्ज ग्रियर्सन ने लिखा है, मैं आधुनिक भाषा साहित्य का ही विवरण प्रस्तुत करने जा रहा हूं। अतः मैं संस्कृत में ग्रंथ रचना करने वाले लेखकों का विवरण नहीं दे रहा हूं। प्राकृत में लिखी पुस्तकों को भी अपने विचार से बाहर रख रहा हूं। भले ही प्राकृत कभी बोलचाल की भाषा रही हो, पर आधुनिक भाषा के अंतर्गत नहीं आती। मैं ना तो अरबी फारसी के भारतीय लेखकों का उल्लेख कर रहा हूं और ना ही विदेश से लाई गई साहित्यिक उर्दू के लेखकों का ही। मैंने उर्दू वालों को अपने विचार से जानबूझकर बहिष्कृत कर दिया है, क्योंकि इन पर पहले ही गारसा दतासी ने पूर्ण रूप से विचार कर लिया है। इस ग्रंथ की रचना में शिवसिंह सरोज की सर्वाधिक सहायता ली गई है। 952 कवियों में से 886 कवियों का परिचय शिवसिंह सरोज से और बाकी कवियों का परिचय अन्य स्रोतों से लिया गया है। शिवसिंह सरोज को आधार ग्रंथ बनाने के कारण विवरण तथा तिथियां अपूर्ण, अनुमानित और भ्रामक हो गई हैं। शिवसिंह सरोज के साथ साथ जॉर्ज ग्रियर्सन ने जिन ग्रंथों की सहायता ली है, अपने ग्रंथ की भूमिका में उनका उल्लेख किया है। उनके द्वारा दी गई ग्रंथ सूची, रचनाकार और प्रकाशन वर्ष सहित इस प्रकार है। नाभादास जी कृत भक्तमाल सन 1550 में रचित। बेनी माधवदास कृत गोसाई चरित सन 1600 में रचित। तुलसी कृत कविमाला सन 1655 में रचित। कालिदास त्रिवेदी कृत हजारा सन 1718 में रचित। भिखारी दास कृत काव्य निर्णय सन 1725 में रचित। बलदेव कविकृत सतकवि गिरा विलास सन 1746 में रचित। सूदन द्वारा प्रशंसित कवि सूची सन 1750 के आसपास रचित। सुब्बा सिंह द्वारा रचित विद्वन मोद तरंगिणी सन 1817 में रचित। कृष्णानंद राम सागर व्यासदेव कृत राग सागरोद्भव राग कल्पद्रुम सन 1843 में रचित। सरदार कवि कृत श्रृंगार संग्रह सन 1848 में प्रकाशित। तुलसीराम कृत भक्तमाल का उर्दू अनुवाद सन 1854 में प्रकाशित। ठाकुर प्रसाद त्रिपाठी कृत रस चंद्रोदय सन 1863 में प्रकाशित। गोकुल प्रसाद कृत दिग्विजय भूषण सन 1868 में प्रकाशित। भारतेंदु हरिश्चंद्र कृत सुंदरी तिलक सन 1869 में प्रकाशित। महेश दत्त कृत काव्य संग्रह सन 1875 में प्रकाशित। मातादीन मिश्र कृत कवि रत्नाकर सन 1876 में प्रकाशित। शिवसिंह सेंगर कृत शिवसिंह सरोज सन 1883 में प्रकाशित। नखछेदी तिवारी कृत विचित्रोपदेश सन 1887 में प्रकाशित। जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपने ग्रंथ में 952 कवियों का वर्गीकरण काल क्रमानुसार करते हुए उनकी साहित्यिक प्रवृत्तियों को भी स्पष्ट करने का प्रयास किया है और काल विभाजन भी किया है। इस ग्रंथ में कुल 12 अध्याय हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं। चारण काल 700 से 1300 ईस्वी, 15वीं शती का धार्मिक पुनर्जागरण, जायसी और उनकी कविता, ब्रज का कृष्ण संप्रदाय 1500 से 1600 ईस्वी, मुगल दरबार, तुलसीदास, रीति काव्य 1580 से 1682 ईस्वी, तुलसीदास के अन्य परवर्ती कवि 1600 से 1700 ईस्वी, 18वीं शताब्दी, कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान, विविध अज्ञात कवि,
जॉर्ज ग्रियर्सन ने 700 ईस्वी से हिंदी साहित्य का आरंभ मानते हुए पुष्य को हिंदी का पहला कवि माना है। ग्रियर्सन ने भक्ति काल को 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण कहा और 16वीं तथा 17वीं शताब्दी के काल को हिंदी का स्वर्ण युग माना। अनेक विद्वानों ने इस ग्रंथ को हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास माना है, जिनमें डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त प्रमुख हैं। डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से किया। ये कृति सन 1957 में हिंदी प्रचारक पुस्तकालय वाराणसी से प्रकाशित हुई। नलिन विलोचन शर्मा के अनुसार साहित्य के इतिहास की विधेयवादी पद्धति के प्रवर्तक आचार्य शुक्ल नहीं बल्कि जॉर्ज ग्रियर्सन हैं। हिंदी कोविद रत्नमाला। बाबू श्याम सुंदर दास ने हिंदी कोविद रत्नमाला नामक संग्रह तैयार किया, जिसका पहला भाग सन 1909 में और दूसरा भाग सन 1914 में प्रकाशित हुआ। दोनों भागों में कुल 80 कवियों की जीवनी और उनके साहित्य का वर्णन किया गया है। हिंदी नवरत्न। गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र तथा शुकदेव बिहारी मिश्र तीनों सगे भाई थे और मिश्र बंधु नाम से लेखन कार्य करते थे। इनके द्वारा रचित हिंदी नवरत्न नामक ग्रंथ सन 1910 में प्रकाशित हुआ। हिंदी नवरत्न में एक लंबी भूमिका और 9 अध्याय हैं, जिनमें मध्यकाल से लेकर आधुनिक काल तक के 9 कवियों को स्थान दिया गया है। पहले संस्करण में कबीर को शामिल नहीं किया गया था। सन 1924 में इस रचना का दूसरा संस्करण प्रकाशित हुआ, जिसमें भूषण और मतीराम को त्रिपाठी बंधु कहकर एक मान लिया गया और 7वें क्रम पर कबीर दास को स्थान दिया गया। इस ग्रंथ में कवियों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। वृहत्त्रयी में गोस्वामी तुलसीदास, महात्मा सूरदास और महाकवि देवदत्त को स्थान दिया गया है। मध्यत्रयी में पहले महाकवि बिहारी लाल, फिर त्रिपाठी बंधु अर्थात महाकवि भूषण त्रिपाठी और महाकवि मतीराम त्रिपाठी और इनके बाद महाकवि केशवदास को स्थान दिया गया है। लघुत्रयी में महात्मा कबीर दास, महाकवि चंद बरदाई और भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र को स्थान दिया गया है। इन सभी महान कवियों की जीवनी के साथ साथ इनके काव्य का तुलनात्मक अध्ययन भी प्रस्तुत किया गया है। इस ग्रंथ में तुलसी तथा सूरदास के बाद देव को सबसे बड़ा कवि सिद्ध किया गया है। देव के विषय में मिश्र बंधु कहते हैं, इनको किसी कवि से न्यून कहना इनके साथ अन्याय समझ पड़ता है, परंतु इनको सर्वश्रेष्ठ कहना गोस्वामी तुलसीदास तथा महात्मा सूरदास के साथ भी अन्याय होगा। सिवा इन दोनों महात्माओं के और किसी तृतीय कवि की तुलना देव जी से कदापि नहीं की जा सकती। इस रचना से देव और बिहारी विवाद का जन्म हुआ। देव और बिहारी में से कौन अधिक श्रेष्ठ है, इसे लेकर विभिन्न साहित्यकारों में बहस या साहित्यिक झगड़ा पैदा हो गया था। पंडित पद्म सिंह शर्मा ने संस्कृत, प्राकृत, फारसी, उर्दू तथा हिंदी के कवियों से तुलना करके बिहारी को सर्वश्रेष्ठ कवि सिद्ध किया। जवाब में पंडित कृष्ण बिहारी मिश्र ने देव और बिहारी नामक ग्रंथ लिखकर देव को बिहारी से श्रेष्ठ साबित किया और इस विवाद को आगे बढ़ाया। इसके उत्तर में लाला भगवान दीन ने बिहारी और देव नामक कृति की रचना की और बिहारी को देव से श्रेष्ठ साबित किया। बाद में सामाजिक, राजनैतिक और साहित्यिक दबावों के कारण ये विवाद समाप्त हो गया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, अच्छा हुआ कि छोटे बड़े के इस भद्दे झगड़े की ओर अधिक लोग आकर्षित नहीं हुए। मिश्र बंधु विनोद। सरस्वती पत्रिका के दिसंबर 1901 के अंक में मिश्र बंधुओं ने हिंदी भाषा के साहित्य और साहित्यकारों पर एक बड़ा ग्रंथ रचने की योजना प्रकट की।
अनेक वर्षों के अथक परिश्रम और शोध के बाद मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद नामक विशालकाय इतिहास ग्रंथ की रचना की, जो 4 भागों में प्रकाशित हुआ। पहले 3 भागों का प्रकाशन सन 1913 में हुआ और चौथे भाग का प्रकाशन सन 1934 में हुआ। इस महाग्रंथ में 4591 रचनाकारों का परिचय संग्रहित है। छोटे बड़े सभी साहित्यकारों को मिलाकर ये संख्या 5000 के आसपास पहुंच जाती है। मिश्र बंधुओं ने इस ग्रंथ का उपनाम हिंदी साहित्य का इतिहास तथा कवि कीर्तन भी रखा है। इन्होंने तुलनात्मक पद्धति का अनुसरण करते हुए कवियों की श्रेणियां बनाने का प्रयास किया। मिश्र बंधु अनेक अज्ञात कवियों को प्रकाश में लाए और इन्होंने कवियों का साहित्यिक महत्व भी निर्धारित किया। आचार्य शुक्ल अपने इतिहास की भूमिका में लिखते हैं कि रीतिकालीन कवियों के परिचयात्मक विवरण उन्होंने प्रायः मिश्र बंधु विनोद से ही लिए हैं। शुक्ल जी ने इस ग्रंथ को बड़ा भारी कवि वृत्त संग्रह, सूचनाओं का अपार भंडार और परवर्ती साहित्य इतिहासकारों के लिए कच्चे माल का खजाना कहा। रमाशंकर शुक्ल रसाल मिश्र बंधुओं का आभार व्यक्त करते हुए उन्हें साहित्य के इतिहास का प्रवर्तक मानते हैं। हालांकि स्वयं मिश्र बंधुओं ने अपने ग्रंथ को इतिहास नहीं माना। पंडित राम नरेश त्रिपाठी ने कविता कौमुदी नामक संग्रह तैयार किया, जिसका पहला भाग सन 1917 में प्रकाशित हुआ। इसमें 52 कवियों का विवरण और उनकी श्रेष्ठ काव्य रचनाएं संग्रहित थीं। इसी भाग का दूसरा संशोधित और परिवर्धित संस्करण सन 1918 में छपा, जिसमें कवियों की संख्या बढ़ाकर 89 कर दी गई। ग्रंथ के आरंभ में हिंदी भाषा का संक्षिप्त इतिहास और अंत में कौमुदी कुंज नाम से कुछ फुटकर कविताओं का एक संग्रह भी जोड़ दिया गया। त्रिपाठी जी ने कविता कौमुदी नाम से कुल 8 संग्रहों का संपादन किया। बाद के संग्रह अन्य भाषाओं की कविताओं और लोकगीतों आदि से संबंधित थे। पादरी एडविन ग्रीव्स ने अंग्रेजी भाषा में अ स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर नामक ग्रंथ लिखा, जो सन 1918 में प्रकाशित हुआ। इस कृति में हिंदी साहित्य के इतिहास को 5 भागों में विभाजित किया गया है। धार्मिक काल को 2 भागों में बांटा गया है और हिंदी के भविष्य पर एक सुंदर अध्याय लिखा गया है। डॉक्टर किशोरी लाल ने इस ग्रंथ का अनुवाद हिंदी साहित्य का रेखांकन नाम से किया है। सन 1920 में अ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर का प्रकाशन हुआ, जिसकी रचना पादरी FEK यानी फ्रैंक अर्नेस्ट की ने की थी। इस पुस्तक में कुल 12 अध्याय हैं और इसमें हिंदी साहित्य की विधिवत शुरुआत सन 1150 से मानी गई है। वियोगी हरि जी ने ब्रज माधुरी सार नामक संग्रह तैयार किया, जो सन 1923 में प्रकाशित हुआ। सन 1923 में हिंदी साहित्य विमर्श नामक कृति का प्रकाशन हुआ, जिसके रचनाकार पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी हैं। इस पुस्तक में कुल 12 अध्याय हैं। सन 1926 में हिंदी के मुसलमान कवि नामक संग्रह का प्रकाशन हुआ, जिसके संग्रहकर्ता गंगा प्रसाद सिंह थे। सन 1927 में सुकवि सरोज नामक संग्रह का प्रथम भाग प्रकाशित हुआ। इसके संपादक गौरी शंकर द्विवेदी हैं। इसका दूसरा भाग सन 1933 में छपा। पहले भाग में 16 और दूसरे भाग में 58 कवियों का जीवन चरित तथा रचनाओं के नमूने दिए गए हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास नामक ग्रंथ की रचना की, जो हिंदी साहित्य का सबसे अधिक व्यवस्थित और लोकप्रिय इतिहास है। नलिन विलोचन शर्मा इसे सर्वप्रथम सुव्यवस्थित साहित्यिक इतिहास कहते हैं। पहले इसे जनवरी 1929 में नागरी प्रचारिणी सभा काशी द्वारा प्रकाशित
हिंदी शब्द सागर नामक ग्रंथ की भूमिका के रूप में लिखा गया था और इसका शीर्षक हिंदी साहित्य का विकास रखा गया था। बाद में सन 1929 में ही इसे स्वतंत्र पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया गया। सन 1940 में इस ग्रंथ का एक संशोधित और संवर्धित संस्करण भी प्रकाशित किया गया। शुक्ल जी का हिंदी साहित्य का इतिहास हिंदी का गौरव ग्रंथ है। साहित्यिक प्रवृत्तियों के आधार पर किया गया काल विभाजन, साहित्यिक धाराओं का सार्थक निरूपण तथा कवियों की विशेषता बोधक समीक्षा इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं। शुक्ल जी ने शिवसिंह सेंगर, ग्रियर्सन और मिश्र बंधुओं के इतिहास को कवि वृत्त संग्रह कहा। अपने ग्रंथ की भूमिका में शुक्ल जी ने कहा है कि अधिकांश रीतिकालीन कवियों के विवरण उन्होंने मिश्र बंधु विनोद से लिए हैं। इसके अलावा इन्होंने श्याम सुंदर दास कृत हिंदी कोविद रत्नमाला, पंडित राम नरेश त्रिपाठी कृत कविता कौमुदी और वियोगी हरि द्वारा रचित ब्रज माधुरी सार से भी सहायता लेने की बात स्वीकार की है और लेखकों के प्रति आभार व्यक्त किया है। आधुनिक काल के प्रारंभिक प्रकरण को लिखते समय शुक्ल जी ने अपने मित्र पंडित केदारनाथ पाठक की सहायता प्राप्त की थी। शुक्ल जी ने अपने इतिहास के लेखन में काफी हद तक विधेयवादी पद्धति का अनुसरण किया है। विधेयवादी इतिहासकार साहित्य संबंधी तथ्य एकत्र करने के अलावा तत्कालीन सामाजिक जीवन का अध्ययन करता है, साथ ही समाज और साहित्य के बीच कार्य कारण संबंध स्थापित करता है। शुक्ल जी ने संवत 1050 से संवत 1984 तक के लगभग 900 वर्षों के इतिहास को स्पष्ट रूप से 4 भागों में विभाजित किया है। इन्होंने भक्ति काल की 4 शाखाओं को सर्वप्रथम शुद्ध दार्शनिक और धार्मिक आधार पर प्रतिष्ठित किया। इन्होंने कवियों की संख्या की अपेक्षा उनकी रचनाओं के साहित्यिक महत्व पर अधिक ध्यान दिया है। शुक्ल जी ने कवियों और लेखकों की शैली का वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत किया है और प्रमाण के रूप में उदाहरण भी प्रस्तुत किए हैं। शुक्ल जी ने पहली बार कुछ ऐसे कवियों की विशेषताओं को भी उजागर किया जो अन्य इतिहासकारों की दृष्टि में सामान्य थे। मलिक मोहम्मद जायसी ऐसे ही कवि हैं। शुक्ल जी ने अपनी खोजों के आधार पर हिंदी साहित्य के आदिकाल को वीर गाथा काल कहा। इसके लिए इन्होंने 12 पुस्तकों को आधार बनाया। इनके अनुसार आदिकाल की 4 पुस्तकें साहित्यिक पुस्तकें हैं। ये हैं विजयपाल रासो, हम्मीर रासो, कीर्ति लता और कीर्ति पताका। इन्होंने देश भाषा काव्य की 8 प्रसिद्ध पुस्तकों का उल्लेख किया जो इस प्रकार हैं: खुमान रासो, बीसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, जयचंद प्रकाश, जय मयंक जस चंद्रिका, परमाल रासो, खुसरो की पहेलियां आदि, विद्यापति की पदावली। शुक्ल जी ने कहा कि इन्हीं 12 पुस्तकों के आधार पर आदिकाल का लक्षण निरूपण और नामकरण हो सकता है। इनमें से खुसरो की पहेलियां, विद्यापति की पदावली और बीसल देव रासो को छोड़कर शेष सब ग्रंथ वीर गाथात्मक ही हैं। इसलिए इस काल को वीर गाथा काल कहा जा सकता है। शुक्ल जी के साहित्य चिंतन के केंद्रीय कवि तुलसीदास हैं। इन्होंने लोक मंगल की भावना को अपने साहित्यिक मूल्यांकन की कसौटी बनाया। डॉक्टर बच्चन सिंह लिखते हैं, न तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य का इतिहास को लेकर दूसरा नया इतिहास लिखा जा सकता है और न उसे छोड़कर। नए इतिहास के लिए शुक्ल जी का इतिहास एक चुनौती है। शुक्ल जी के इतिहास के संबंध में डॉक्टर सुमन राजे लिखती हैं, शुक्ल जी का वर्गीकरण कालजयी भी सिद्ध हुआ। सर्वप्रथम उन्होंने किसी निश्चित आधार पर विभाजन किया और विभाजन के कारण भी प्रस्तुत किए। यद्यपि शुक्ल जी का इतिहास और उनकी अधिकांश स्थापनाएं आज भी ज्यों के त्यों प्रचलित हैं,
किंतु फिर भी समय के साथ उनके इतिहास की कुछ कमियां भी उजागर हुई हैं। आलोचकों द्वारा रेखांकित की गई कुछ कमजोरियां इस प्रकार हैं। शुक्ल जी के विचार अपभ्रंश और हिंदी के संबंध को लेकर पूरी तरह स्पष्ट नहीं थे। इन्होंने सिद्धों और योगियों द्वारा रचे गए साहित्य को शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं माना। ये हिंदी साहित्य को अन्य भारतीय भाषाओं के साहित्य से बिल्कुल अलग, लगभग एक स्वतंत्र इकाई के रूप में देखते हैं। वीर गाथा काल का नामकरण जिन कृतियों के आधार पर किया गया था, उनमें से बहुत सी कृतियां बाद में अप्रामाणिक सिद्ध हुईं या उनका रचना काल बाद का प्रमाणित हुआ। शुक्ल जी ने बीसल देव रासो को एक असफल कृति समझा, विद्यापति को मात्र श्रृंगारी और दरबारी कवि माना, कबीर में कवित्व का अभाव पाया और केशवदास को हृदयहीन कहा। इन्होंने भक्तिकाल को मुस्लिम शासन के स्थापित हो जाने से उपजी निराशा का परिणाम बताया, जिस पर बाद के आलोचकों ने अनेक आक्षेप किए। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सिद्ध किया कि भक्ति आंदोलन विशुद्ध रूप से भारतीय चिंतन और भारतीय परंपराओं का ही सहज विकास था। इन्होंने रहस्यवाद को बाहरी चीज मानकर त्याज्य समझा, छायावाद को पश्चिमी प्रभाव माना, जो बांग्ला साहित्य से होता हुआ हिंदी साहित्य में आया है। शुक्ल जी ने प्रगतिवाद की उपेक्षा की और अपने समय के साहित्यकारों जैसे राम वृक्ष बेनीपुरी, शिव पूजन सहाय, बेढब बनारसी, नंद दुलारे वाजपेयी, उपेंद्र नाथ अश्क आदि की क्षमताओं को समय पर पहचानने से चूक गए। जैनेन्द्र कुमार शुक्ल जी के संबंध में लिखते हैं, इतिहास उन्होंने जुटाया है, जगाया नहीं। इसी प्रकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य की भूमिका में लिखते हैं, पंडित रामचंद्र शुक्ल से सर्वत्र सहमत होना संभव नहीं। वे इतने गंभीर और कठोर थे कि उनके वक्तव्य की सरसता उनकी बुद्धि की आंच से सूख जाती थी और उनके मतों का लचीलापन जाता रहता था। आपको या तो हां कहना पड़ेगा या ना, बीच में खड़े होने का कोई उपाय नहीं। उनका अपना मत 16 आने अपना है। वे तन कर कहते हैं, मैं ऐसा मानता हूं, तुम्हारे मानने ना मानने की मुझे परवाह नहीं। शुक्ल जी के इतिहास की सभी खामियों के बचाव में कुछ तर्क भी दिए जा सकते हैं। जैसे उन्होंने स्वीकार किया है कि हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में प्रकाशित करवाने के लिए उन्हें ये पुस्तक बहुत कम समय में तैयार करनी पड़ी थी और मूल रूप से ये छात्रों के लिए तैयार किए गए नोट्स के रूप में थी। सन 1941 में शुक्ल जी का असामयिक निधन हो जाने के कारण उनके इतिहास में किसी भी प्रकार के संशोधन और परिवर्तन की सारी संभावनाएं समाप्त हो गईं। शुक्ल जी के इतिहास पर कुछ समीक्षा ग्रंथ भी रचे गए हैं। सन 1989 में डॉक्टर बच्चन सिंह ने आचार्य शुक्ल का इतिहास पढ़ते हुए नामक समीक्षा प्रस्तुत की। सन 1996 में समीक्षा ठाकुर ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास की रचना प्रक्रिया नामक समीक्षा प्रस्तुत की।